नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। लगातार दूसरा वीडियो हम लेके आए हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है मतदान जो है छठे चरण का मतदान ख़त्म हो चुका है और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। तो इसी बीच हमने कल चर्चा की। हमारे साथ आज फिर से गेस्ट हैं, हमारे ख़ास गेस्ट वीरेंद्र राठी जी, हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, कल हमने चर्चा की थी रोहतक लोकसभा पे। रोहतक लोकसभा का पूरा आपने रुझान बताया था, सारी चीज़ें बताई थी। तो आज हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूरे हरियाणा पे हम डिस्कस करते हैं, पूरे हरियाणा की चर्चा करते हैं और पूरे हरियाणा की 10 सीटों पे बात करते हैं आज। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हरियाणा का मतदान जो है वो कम रहा है। उसका मेन रीज़न, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि एक आपने गर्मी का एक रीज़न बताया था रोहतक लोकसभा के लिए, तो क्या पूरे हरियाणा के भी हम वही लगा के चलें? क्योंकि पूरे हरियाणा में भी मतदान जो है वो कम ही रहा है सर, देखा जाए तो पिछली चुनाव की अपेक्षा। 1999 के बाद पहली बार हरियाणा प्रदेश का मतदान प्रतिशत जो है वो कम रहा है जी। और पिछले चुनाव से अगर हम तुलना करें तो करीब 5.5-6% की पोलिंग जो है वो कम हुई रही है सर। हाँ जी। ओवरऑल प्रदेश में 65%, 1-2% आंकड़े अभी तक अपडेट अगर नहीं भी हुए हैं तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है जी। 65% से ज़्यादा भी ये जा सकता है जी। और इसमें जहाँ तक मतदान के कम होने की बात है वो गर्मी का प्रमुख कारण था। लेकिन कुछ बूथ ऐसे भी रहे हैं जो समुद्र तल की ऊंचाई से 4000 फीट की ऊंचाई पे मोरने की तरफ कोई बूथ था और उस गांव के अंदर जो है किसी भी पार्टी का नेता वोट मांगने के लिए उन लोगों के पास नहीं गया, नहीं जा पाए वहाँ पे। ना तो कोई भाजपा का नेता पहुंचा और ना ही कोई कांग्रेस का नेता वहाँ पे पहुंचा। तो वहाँ से फिर वोटिंग हुई ही नहीं सर। और वहाँ वोटिंग इतनी जबरदस्त हुई, 75% वोटिंग वहाँ पे हुई लोगों बहुत ने। शानदार, बहुत बढ़िया। किसी प्रत्याशी कोई अपने प्रचार के लिए गया नहीं, वोट की अपील करने नहीं गया जी। बूथ उनका इलेक्शन कमीशन ने वहाँ बनवा रखा था और उस 75% पोलिंग के अंदर सबसे ज्यादा भागीदारी जो थी वो महिलाओं की थी। तो ये तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और कुछ इलाके ऐसे भी रहे हैं इक्का दुक्का, जैसे एक तो यमुनानगर के अंदर 1-2 गांव वहाँ पड़ता है, 5-6 गांव का एक फैसला था कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे जी। और उन्होंने किया भी है 1-2 गांव ने। उनका मुख्य जो पुरानी मांग थी वो थी कि यमुना से इस तरफ कुछ गांव हैं, कुछ दूसरी तरफ गांव हैं, तो आने जाने में उनको अगर पानी से होकर के क्रॉस करना होता है, पुल वहाँ पे नहीं है। अच्छा। उनकी वर्षों पुरानी डिमांड है कि पुल का निर्माण यहाँ पे करवाया जाए जी। और उनका आरोप ये है कि राजनीतिक लोग आते हैं, वादा करते हैं और फिर चुनाव संपन्न होने के बाद हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो वहाँ पर भी गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया उस इलाके के अंदर। और एक जींद के अंदर एक जगह है जी, एक गांव जींद के अंदर भी, वहाँ भी मतदान का बहिष्कार हुआ, गांव ने संपूर्ण तो वहाँ पे एक भी वोट नहीं पड़ी, मतलब वहाँ वोट नहीं पड़ी जी। और इस चुनाव में रोचकता इस प्रकार की मैं मानता हूँ, जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और सोनिया जी, राहुल जी अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं जी। और एक राष्ट्रीय पार्टी जो पटल पे उभर के आई थी, जो आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल जी उनके कन्वीनर हैं, संयोजक हैं जी, वो अब अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाल पाए। उसका प्रमुख कारण ये था कि जिस बूथ के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की वोट थी उस सीट पे समझौते में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में था। तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के जब गठबंधन है तो उनके प्रत्याशी को वोट डाला होगा, स्वाभाविक सी बात है सर। और जिस बूथ पे वोट सोनिया जी की और राहुल गांधी जी की थी, तो वहाँ आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था तो उन्होंने उनको डाला होगा उसको। तो ये भी एक प्रजातंत्र की खूबसूरती के रूप में ये चीज हमारे को देखने को मिली जी जी जी। और जहाँ तक पोलिंग की और स्थिति की ओवरऑल बात है जी, तो रोहतक के ऊपर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं सर हम, कि रोहतक की सीट हम मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी जो है जीत की तरफ उनके कदम हमें निश्चित रूप से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। अब अगर हम बात करें अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जी, अम्बाड़ा लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां अतीत में कांग्रेस पार्टी का भी वो गढ़ रहा। कुमारी शैलजा जी भी वहां से सांसद चुनी गई और दूसरी तरफ से
जो पूर्व एमपी वहाँ के होते थे रतनलाल कटारिया जी, उनका भी एक इलाके के वो प्रमुख नेताओं में रहे। बिल्कुल। लेकिन पिछली लोकसभा का कार्यकाल संपन्न होने से कुछ महीने पहले उनके जो है आकस्मिक उनका निधन हो गया जी। तो वो सीट खाली हुई तो भाजपा ने वहाँ प्रत्याशी बना था उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को। और कांग्रेस पार्टी ने वहाँ राहुल गांधी जी की टीम का हिस्सा कहें या सर्वे के आधार पर, जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि हमने सर्वे करवाया, तो वरुण मौलाना जी जो वर्तमान में एमएलए हैं और जिनके पिताजी फूलचंद मौलाना जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार वो विधायक भी चुने गए कांग्रेस पार्टी से, तो बड़े सीनियर लीडर हैं और राजनीतिक परिवार से वो हैं। तो इन दोनों के बीच मुकाबला है और वो काफी कांटे का मुकाबला है। और वहाँ की जो वोट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो करीब जो है ना वो 67% पोलिंग अम्बाड़ा के अंदर हुई है। अच्छी पोलिंग हुई है। पोलिंग उनकी ठीक ठाक है, लेकिन जनता किसको आशीर्वाद देगी निश्चित रूप से 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन कहीं न कहीं किनारा जो एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाती हुई सीट वो हमें नजर आ रही है। लेकिन है मुकाबला काटेगा, हार जीत का अंतर जो है वो ज्यादा मैं वहां मान करके नहीं चल रहा हूँ। फिर दूसरी सीट आती है जैसे आपकी कुरुक्षेत्र जी, जिसके ऊपर निगाहें हरियाणा प्रदेश की। बिल्कुल। क्योंकि वहां त्रिकोणीय मुकाबला सा दिखाई देता है। जी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वहां गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला जी भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। और उद्योगपति पूर्व सांसद जिनके पिताजी भी एमएलए भी रहे हरियाणा में, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे कुरुक्षेत्र से, ओम प्रकाश जिंदल जी के बेटे नवीन जिंदल जी। चंद मिनट पहले पार्टी की सदस्यता ली थी, चंद मिनट के बाद उनके पास पार्टी की टिकट थी। बिल्कुल। तो वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए माना जा रहा है कि पीछे एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन जी। उस आंदोलन के अंदर जब किसान संगठन एक अपील कर रहे थे राजनेताओं से कि भाई कोई आए तो हमारा समर्थन करने के लिए इस्तीफा दे करके आए। समर्थन तो विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं ने किया था, किसान आंदोलन का धरनों भी गए थे, सहयोग भी किया था जी। लेकिन इस्तीफे की हिम्मत जो थी वो अभय सिंह चौटाला ने दिखाई थी। और ऐलनाबाद का बाई इलेक्शन भी हुआ, वो वहां से भी जीत करके आए, किसान संगठनों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन आज वो लोकसभा चुनाव में के मैदान में आ गए। तो उनको तो भरोसा ये है कि किसान संगठन आपका कहीं साथ देंगे, और वो बेल्ट भी किसानों से जुड़ी हुई। लेकिन कुछ लोगों का मत ये है कि अभय सिंह चौटाला जी ऐसा ना हो कि हम इनका मतदान इनके पक्ष में वोट डालें तो कहीं न कहीं भाजपा को फायदा ना हो जाए, नवीन जिंदल जी चुनाव ना जीत जाए। लेकिन मुकाबला वहाँ काफी टफ था, जैसे हमने अम्बाड़ा का चर्चा किया, सुशील गुप्ता जी के बीच में और नवीन जिंदल जी के बीच में। अब चौटाला ने जाकर के समीकरण जरूर वहां बदले, क्योंकि पिछला चुनाव इनके बेटे ने वहां से लड़ा था, 65-70 हजार वोट उन्होंने भी पाई थी। तो उम्मीद तो ये है कि कम से कम 1.5 लाख वोट के आसपास हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला जी वहां से ले जाएं। अच्छा जी। और 1.25 से 1.5 लाख वोट जब इनकी अगर आ जाती हैं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा का पूरा गणित बिगड़ सकता है। लेकिन जो किनारा मिलने की बात है कि ऊपर वहां कौन दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं नवीन जिंदल वहां पे भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरे को व्यक्तिगत रूप से नजर। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभय सिंह चौटाला अगर 1.5 लाख वोट लेते हैं तो वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की वोट वहाँ कम होंगी, और कहीं न कहीं नवीन जिंदल जी को वहाँ फायदा हो सकता है। और वहाँ की जो पोलिंग है कुरुक्षेत्र की वो करीब 67% के आसपास है। तीसरी सीट हम जिक्र करते हैं करनाल की जी। बड़े चर्चे करनाल की सीट के भी आज है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री करीब 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी रहे हैं जी। बिल्कुल। और अभी हाल में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ करके लोकसभा के अंदर एंट्री के लिए चुनाव उन्होंने लड़ा जी। और कांग्रेस ने वहाँ यूथ आइकॉन के यूथ चेहरा जो बुद्धि राजा जी, हाँ, देवांशु बुद्धि राजा, उनके ऊपर दाव खेला है। कहीं न कहीं वो आश्वस्त तो हैं और कैंपेन चलाने में वो कामयाब भी रहे हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति भी कुरुक्षेत्र जैसी है। वहाँ एक तीसरे प्रत्याशी हैं, और तीसरे प्रत्याशी भी इस प्रकार से कि ट्रायंगल सा चुनाव वहाँ भी बनता हुआ एक बार तो लगा था कि बन गया जी। वो हैं
वीरेंद्र मराठा जी जो एनसीपी पार्टी के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो निश्चित था, अगर समझौते से वीरेंद्र मराठा जी कांग्रेस पार्टी उनको अगर समर्थन दे के प्रत्याशी बनाती या कांग्रेस के निशान पर वीरेंद्र मराठा जी लड़ते, वो समर्थन दे देते, अगर वो समर्थन कर देते तो निश्चित रूप से वीरेंद्र मराठा जी वहाँ भारी रहते। लेकिन मराठा जी का अपना एक वोट बैंक वहाँ पे है जी। 4-5 चुनाव उन्होंने लड़े हैं, विधानसभा के लड़े हैं, लोकसभा के लड़े हैं, 2.25 लाख के करीब उन्होंने वोटें पाई। तो ये अब की बार फिर से ये माना जा रहा है कि 2.5 से 3 लाख वोट के आसपास अगर वो ले जाते हैं तो गणित वहाँ का भी गड़बड़ा सकता है, बिल्कुल। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी कहीं न कहीं मजबूती के साथ उम्मीद है लोगों को कि मनोहर लाल खट्टर जी उस सीट को निकाल ले जाएंगे। और करनाल की जो पोलिंग रही है वो करीब 64% वहाँ पे रही है। अब बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की जी। सोनीपत लोकसभा सीट के ऊपर कयास तो लगाए जा रहे हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जी, एक तरफा मुकाबला बताया जा रहा है। एक तरफा तो नहीं है जी, मुकाबला बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा चुनाव दोनों प्रत्याशियों के बीच में है, मोहनलाल बड़ोली जी के बीच में और सतपाल ब्रह्मचारी जी के बीच में। जी। सतपाल ब्रह्मचारी जी के पक्ष में एक जो विशेष बात जा रही है वो ये जा रही है कि जींद जिले की 3 विधानसभा सीटें सोनीपत लोकसभा के अंदर लगती हैं, जिसमें एक तो आपकी प्रॉपर जींद है, एक जोलाना है, एक सफीदों है जी। अगर जींद के लोगों के मन में कहीं न कहीं ये भावना आ जाती है कि जींद का आदमी मेंबर पार्लियामेंट बन रहा है सोनीपत से, अगर ये 3 हल्के जो हैं एक तरफा सा मतदान झुकाव ज्यादा मात्रा में उनकी तरफ अगर वो कर देते हैं तो सतपाल ब्रह्मचारी जी का पलड़ा वहाँ भारी मान करके चल रहा सकता है। और सोनीपत लोकसभा सीट जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रभाव की सीट है, क्योंकि पिछला लोकसभा का चुनाव हुड्डा साहब ने वहां से लड़ा था। और सोनीपत लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के भी आज 5 MLA जीत करके आए हुए हैं। तो कहीं न कहीं उम्मीद जनता ये आस लगा के बैठी है कि कहीं न कहीं सतपाल ब्रह्मचारी जी वहां से चुनाव निकाल सकते हैं, लग रहा है ऐसा। चलो फिर एक चीज सीट आती है सिरसा, बड़ी चर्चा में है। जैसे रोहतक सीट के बारे में कंफर्मेशन सी लोग कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी अब की बार चुनाव जीतेंगे जी, उसी प्रकार की पुष्टि प्रदेश की जनता और सोशल मीडिया कर रही है कि शैलजा जी निश्चित रूप से अपनी सीट को निकालेंगे जी। लेकिन पीछे 2-3 दिन का चुनाव प्रचार रहा, भाजपा के नेताओं ने जोर तो वहां पूरा लगाया कि अशोक तंवर जी का चुनाव चले, लेकिन किसी भी अगर साथी से, मीडिया के बंधु से या जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जी, जितने लोगों से भी बात होती है, शायद एक आध ने किसी ने कहा हो अशोक तंवर जी का चुनाव ठीक है, वरना शैलजा जी की सीट को वहाँ कन्फर्म मान के चला जा रहा है एक तरह से। अच्छा, तो ये स्थिति है सिरसा की। और पोलिंग के मामले में सिरसा में सबसे ज्यादा मतदान सोनीपत लोकसभा के क्षेत्र के अंदर हुआ है, बिल्कुल। फिर आती है एक और कांटे के मुकाबले की सीट, वो है भिवानी महेंद्रगढ़। बिल्कुल सर, वहाँ कई प्रकार की घटनाएं घटी चुनाव के दौरान। एक तो श्रुति चौधरी जी का टिकट लास्ट समय पे आकर के कटा, दूसरा उन्होंने समर्थन भी कर दिया था रावदान सिंह का। किरण जी हैं वो थोड़ा खफा भी, हाँ, इन्होंने अपनी माँ बेटी ने नाराजगी भी जताई, कार्यकर्ता मीटिंग भी बुलाई, लेकिन मान मनोबल भी हुआ जी। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी जी की रैली हुई और मंच के ऊपर दान सिंह और किरण चौधरी जी के बीच में जैसे राहुल गांधी जी बैठे थे, एक दूसरे के इशारे हुए जी, तो वो तलखी भरे इशारे जरूर थे। हाँ, वो इस बात को कितना मनमुटाव इनका दूर करवा पाए नहीं करवा पाए, लेकिन सबसे कांटे का मुकाबला अगर मैं मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत है कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ का भी होने वाला है। बहुत से लोग तो धर्मवीर सिंह को जीता हुआ बता रहे हैं, बहुत से लोग रावदान सिंह जी को जीता हुआ बता रहे हैं। धर्मवीर जी पहले वहाँ पे मतलब मौजूदा भी सांसद वही हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं आपके भिवानी के, और 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे आपके महेंद्रगढ़ जिले के जी। और भारतीय जनता पार्टी यादव बेल्ट के अंदर अपने आप को मजबूत मान करके चलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी एक दाव चला था, नहले पे दहला जिसको हम कह सकते हैं, कि वहाँ राव साहबों में जा करके
ये टिकट क्यों ना दे दी जाए। हाँ। और वो राव दान सिंह जी को दे दी, चुनाव लड़वा दिया। बहुत ही तो ये अच्छा कैंपेन अच्छा उनका चला है। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते और हैं वहाँ इसको। की हार जीत भी मैं ये मान करके चलता हूँ जी कि 30-40 हजार वोटों के अंतर से कोई भी कड़ी टक्कर प्रत्याशी रह सकती है, मतलब सीट वहाँ पे निकाल सकता जी। है। एक सीट आपकी बचती है गुड़गांव। गुड़गांव की सीट पर पूरे हरियाणा में आप किसी से भी बात करोगे तो राव इंद्रजीत का नाम ही बहुत बड़ा नाम है। एक तरफा दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी। रामपुरा हाउस की तूती वहाँ पे बोलती रही है। जी बिल्कुल। जितने चुनाव हुए उनमें भी विशेषकर राव इंद्रजीत जी कद्दावर नेता रहे हैं वहाँ से राव। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी तो वहाँ इस प्रकार से दिए थे। राज बब्बर जी के फिल्मी सितारे भी थे और पहले के कई बार के पूर्व सांसद यूपी से भी बन करके आए, राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा के अंदर भी रह चुके हैं जी। उन्होंने इस चुनाव कैंपेन को उठाया बड़े अच्छे से। और एक बार तो चर्चा यहाँ तक आने लगी थी कि गुड़गांव की सीट जो है ना वो भाजपा के लिए खतरा हो सकता है उसके ऊपर। लेकिन ओवरऑल जो किनारा जाता हुआ दिखाई देता है वो राव इंद्रजीत जी राज बब्बर जी के ऊपर वहाँ थोड़े भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी जी। और राज बब्बर जी का पूरा जो चुनाव है वो तकरीबन जो है जो मेयों का जो इलाका है, नूह का जो इलाका है, मेवात और इस साइड के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि अगर यहाँ से मेजोरिटी में एक तरह से 80% वोट अगर उनको मिलती हैं तो चुनाव ये भी रोचक हो सकता है। लेकिन वहाँ किनारा जो है सीधा सा राव इंद्रजीत जी को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है आपको। अब एक सीट बचती है फरीदाबाद जी। फरीदाबाद की सीट के ऊपर भी बड़ा खेल हुआ। वहाँ के 5 बार के पूर्व विधायक हैं पलवल से कर्ण सिंह दलाल जी। कर्ण सिंह दलाल जी बड़े आश्वस्त थे कि भाई मेरे को लोकसभा का टिकट मिलेगा और कृष्णपाल गुर्जर जी उधर से होंगे और उस इलाके के अंदर जाट वोट सबसे ज्यादा है। हाँ, बाकी कास्ट नजदीक तो लगती हैं लेकिन उनसे कम है। और वो इस प्रकार का जो गार्ड सा सिस्टम अपना बनाए बैठे थे कि अगर टिकट मिल गया तो बीजेपी का विरोध है कि कहीं न कहीं या रसाई बैठ जाएगी जी। और मेरे बड़े अच्छे पुराने मित्र हैं, 1992-93 में से मेरे दोस्त रहे। अच्छा जी। उनसे मेरी बात भी होती रहती थी, वो बड़े आश्वस्त भी थे। लेकिन बात फिर बीच में वही आ गई कि सर्वे के आधार पर पार्टी ने टिकट दिया है और महेंद्र प्रताप सिंह जी को वहाँ पे पूर्व मंत्री जी को कांग्रेस ने टिकट दिया। प्रत्याशी वो भी बड़े अच्छे हैं, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है और साफ सुथरी राजनीति उनकी आज तक की रही है। और जो ही उनको टिकट मिला तो कर्ण सिंह दलाल जी ने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी। उन्होंने एक पंचायत रखी, पंचायत के ऊपर फैसला भी छोड़ दिया। फिर उनसे पंचायत ने कहा कि आप इनके खिलाफ चुनाव मत लड़ो जी। एक बार तो उनका मन हो गया था कि मैं बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ूं, लेकिन हुड्डा साहब की सीधी रिश्तेदारी में है, वो बात तो उन्होंने माननी थी थोड़ी सी। और उन्होंने फिर बाद में मन से साथ भी दिया महेंद्र प्रताप जी का। तो फरीदाबाद की जो सीट है ना वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो कांग्रेस की तरफ मान के चल रहा हूँ, झुक रही है कांग्रेस, क्योंकि कर्ण सिंह दलाल जी का एक वहाँ अपना कहते हैं ना कि पूरे जिला पलवल को जैसे जिला उन्होंने बनवाया और पब्लिक में 5 बार के जो एमएलए और वो बड़े मजबूत एमएलए रहे हैं। 1996 में वो परिवहन मंत्री भी प्रदेश के रहे हैं चौधरी बंसीलाल की कैबिनेट के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने काम भी करवाए हैं और हरियाणा विकास पार्टी के युवा विकास पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे। बड़े लड़ाकू टाइप के आदमी है, संघर्षशील आदमी है। उन्होंने जब से साथ दिया है मन से तो कहीं न कहीं उस सीट के ऊपर मैं मानता हूँ कि एक अचंभा सा हो सकता है कि महेंद्र प्रताप जी उस सीट को निकाल जाए। तो ओवरऑल हरियाणा प्रदेश की स्थिति में ये मानता हूँ जी कि रोहतक, सोनीपत, एक सीट और रहेगी हिसार पे और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हिसार की जो सीट बची है, हाँ जी, इस सीट के ऊपर तो एक अलग प्रकार का चुनाव है कि एक ही परिवार से आदमी हैं, वो अलग अलग पार्टी से हैं, जिसमें एक रिश्ते में ससुर हैं, हाँ जी बिल्कुल, एक जो है उनके भतीजे की घरवाली है दूसरे रिश्ते में जी, और एक जेजेपी से हैं, कोई एक इनेलो से हैं और एक भाजपा से हैं। और वो भी आधा घंटा पहले पार्टी की सदस्यता ली थी। हाँ। और फिर जो है उनको पार्टी ने टिकट दे दी जी। विरोध बड़ा हुआ इन 2 प्रत्याशियों का, एक जेजेपी प्रत्याशी का और एक बीजेपी प्रत्याशी का। और जयप्रकाश जो हिसार के हैं जी, कई बार के पूर्व सांसद हैं, 8 बार चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति के बड़े खिलाड़ी आदमी हैं जी बिल्कुल। कहीं भी जब
जिस भी पार्टी में जयप्रकाश जी रहे हो, एक गुण उनका जरूर है, वो हिसार से हारे यहाँ जीते हैं। हाँ। इसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद जी। लेकिन एक गुण जरूर रहा है जी। मैंने उनको काफी करीब से देखा है। 1996 के अंदर उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हिसार से वो MP का चुनाव लड़े और जीते। ओके। तो पैरेलल चौधरी बंसीलाल जी ने नरवाना से उनको टिकट दे दिया। वहाँ कुछ समय पहले बाई इलेक्शन हुआ था, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी चले गए थे, रणदीप सुरजेवाला जी के पिताजी राज्यसभा के अंदर जी। तो MLA की सीट खाली होगी। उस टाइम समय जो थे JP जी होते थे चौटाला की तरफ। अच्छा। तो रणदीप जी का वो पहला चुनाव था कांग्रेस से, और वहां से स्वयं आगे थे ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ने के लिए नरवाना से। अच्छा। और उस समय मैं भी हरियाणा विकास पार्टी में होता था जी। तो मैं भी 10 दिन उस चुनाव में रहा था। रहे थे हालांकि आप। विकास पार्टी के प्रत्याशी की वहाँ कोई नैन साहब थे, उनकी तो जमानत जब्त हुई थी। हाँ। और वहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, बहुत ही कम मार्जिन से बाई इलेक्शन के तो अंदर। जयप्रकाश जी ने कड़ी टक्कर दी थी मतलब? जयप्रकाश जी ने नहीं दी, वो रणदीप अच्छा, सुरजेवाला सुरजेवाला जी थे वहाँ पे। इनका चुनाव था ओम प्रकाश चौटाला जी का। समझ गया जी। और 96 में जो आम चुनाव हुआ तो चौधरी बंसीलाल ने देखा कि भाई तो ओम प्रकाश चौटाला फिर यहाँ अभी बढ़ रहा है, इसको कैसे गिरा जाए। जयप्रकाश को वहां से हरियाणा विकास पार्टी से टिकट दे दिया। हाँ। कांग्रेस ने रणदीप सिंह को दे दिया और उधर से ओम प्रकाश चौटाला जी आगे। हाँ। और आखिरी राउंड तक जयप्रकाश JP आगे चलते रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी तो रहे वहाँ तीसरे नंबर पे जी। मात्र 900 या 700 वोटों से, मतलब 1000-1200 के आसपास का ही अंतर था। अच्छा। रणदीप सुरजेवाला जी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए लास्ट राउंड के अंदर जी। तो जयप्रकाश ने एक तो वहां अपना दम दिखाया। फिर जयप्रकाश जी ने कलायत से टिकट कटी थी तो एक बार वहां से निर्दलीय MLA बने, इनका अपना हल्का पड़ता है वहां पे। हाँ। फिर जैसे आदमपुर का भी बाई इलेक्शन आया। हाँ। तो आदमपुर के बाई इलेक्शन में भी जो कह रहे थे कि भव्य बिश्नोई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, एक तरफा जाएगा। हाँ। ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, अनेक प्रकार के नारे चले। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी और काफी क्लोज फाइट वो इलेक्शन को लेकर के गए। और वही आदमपुर का जो चुनाव उन्होंने लड़ा था और जैसा निर्वाणा का लड़ा था उसी प्रकार का संघर्ष आज जयप्रकाश जी कर रहे हैं। शुरू में तो एक तरफा सा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 निकाल सकती है, 9 निकालेगी, 8 निकालेगी, लेकिन उनका क्रम घटता गया आते आते। और जयप्रकाश जी के आते ही है ना, एक बार तो शिकन रणजीत सिंह चौटाला जी के चेहरे पे आई जी। और मुकाबला जरूर है, लेकिन कुछ लोगों का मन है कि वहाँ रणजीत सिंह थोड़ा सा निकाल सकते हैं, लेकिन रणजीत सिंह के साथ कई समस्याएं वहाँ पे हैं। जैसे नारनौंद के अंदर कैप्टन अभिमन्यु जी का खुल करके साथ ना देना। कुलदीप बिश्नोई जी कई दिन तक नाराज बैठे रहे, वर्तमान मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने के लिए गए। परिवार की दो और भी हैं जो कि वोटिंग की तोड़ सकते और आखिरी पोलिंग से कुछ दिन, एक दिन पहले जो सुनैना चौटाला जो इनेलो की प्रत्याशी है, वो बड़ी विचित्र घटना थी। राजनीति में है, सारे शहरों में बहुत कुछ होता है। वो कुलदीप बिश्नोई जी के घर चली गई और उनका फोटो सेशन तक हुआ। और बीजेपी के नेताओं को कुलदीप बिश्नोई ने सफाई देनी पड़ गई कि जी कोई घर आता है तो चाय पिलाना तो एक शिष्टाचार है, बिल्कुल। लेकिन वो फोटो सेशन वैसे नहीं होता। तो हो सकता है कि हिसार का परिणाम बदल करके JP के हक में भी चला जा सकता है। बिल्कुल। अगर आप कुल मिला करके देखोगे जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी का इशारा अगर खुले मन से रणजीत की तरफ नहीं हुआ ना, और कैप्टन अभिमन्यु का साथ पूरा उनको नहीं मिला इस चुनाव के अंदर, बाकी तो वहाँ पे जयप्रकाश जी जो है वो बाजी सफाई उन्होंने यही ली कि नहीं, ये तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। वो तो ये तो राजनीति में चलता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हरियाणा प्रदेश की स्थिति लोकसभा की है कि रोहतक, सोनीपत जी, सिरसा, फरीदाबाद और हिसार जी, ये सीट मेरा अपना अनुमान है कि कांग्रेस ऊपर है, कांग्रेस जीत की तरफ जा रही है जी। तो मतलब आपने बताया कि 5 सीटों पे 5 सीट आपने कांग्रेस को दी हैं और बाकी जो 5 सीट बची हैं जिनमें मनोहर लाल खट्टर जी, आपका गुड़गांव और आपका कुरुक्षेत्र 3 सीट में भाजपा की क्लियर मान के चल रहा हूँ जी। बाकी 2 सीटें जो बची हैं, एक तो उनमें बच गई भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार, एक हिसार। इन दोनों पे कांटे का मुकाबला है, किसी भी तरफ दोनों सीटें जा सकती हैं, एक भी जा सकती हैं, दोनों किसी एक साइड भी जा सकती हैं जी। तो मेरा गणित इस तरीके से हरियाणा की लोकसभा का ये है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से आज हरियाणा का दिखाई दे रहा है चुनाव, ये निश्चित रूप से कि कांग्रेस को एक बड़ी ताकत इस चुनाव के अंदर मिली है। और जिस दिन 4 तारीख को परिणाम आएगा
आखिरी मोहर, फाइनल मोहर तो उस दिन लगेगी। ये तो एक कयास है। श्रोताओं से भी मैं कहना चाहूँगा जी कि ज़्यादा इन बातों को गहराई से मत लें। हाँ। ना तो हमारे पास कोई सैटेलाइट ऐसा है जी। कि हमने हर वोटर को चेक कर लिया, इसने किसकी डाली, बिल्कुल सही। ना कोई और, एक अनुमान है। और उन अनुमान कई बार सही भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार के आंकड़े, आज सोशल मीडिया का युग है, आम आदमी जुड़ा रहता है टेलीफोन के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से, तो ये रिपोर्टें आती रहती हैं। ज़्यादातर हमारा भरोसा ये है कि तकरीबन परिणाम इसी प्रकार का आने वाला है। अन्यथा कोई भी साथी कृपया ज्यादा महसूस इन बातों को मत करें। 4 तारीख को फाइनल परिणाम आएगा। हाँ, उस दिन और सबको 4 तारीख तक का आप इंतजार करें। बिल्कुल। शुरुआत में जो अंदेशा लगाए जा रहे थे रेड्डी साहब, जैसे जब ये कैंपेन शुरू हुआ तो उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ 1 सीट लेती दिख रही थी, सिर्फ रोहतक वाली, और ये लहर कैसी आई कि आज आप 5 सीटों पे बात आ गई? अनेक कारण है उसके मतलब अनेक का सबसे प्रमुख कारण तो किसान आंदोलन का रहा। आपने साइड इफेक्ट 10 के 10 लोकसभा के अंदर देखा जी। ओपीएस का मामला खूब उठा है नीचे नीचे, बिल्कुल। महंगाई का मामला खूब चला है, बेरोजगारी का मुद्दा खूब चला है कि कोर्टों के अंदर जो नौकरियां अटकी पड़ी हैं, तो कई प्रकार के मामले हैं। लगता है कि हरियाणा की जनता में बदलाव को लेके एक मन बनाया है, लग रहा है ऐसा। बाकी जो परिणाम हो 4 तारीख को जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो चुनाव जीतेंगे। 4 को मोहर लगेगी, 4 तक हम भी इंतजार करेंगे और जनता भी इंतजार करेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रेड्डी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वीरेंद्र राठी जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक, और आपको बताया पूरी हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे इन्होंने रुझान दिए हैं कि किस तरीके से 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी दिख रही है आती हुई, और 3 सीटें इन्होंने क्लियरली बीजेपी को दी हैं, और 2 सीटों पे इन्होंने बताया है कि कड़ी टक्कर मुकाबला है, वहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का रुझान राठी साहब ने दिया है, तो बड़ा धन्यवाद करेंगे राठी साहब का, और लगातार ये आते रहेंगे, आपको राजनीति के बारे में विश्लेषण देते रहेंगे। अपना जितना भी एक्सपीरियंस, राठी साहब को बहुत पैनी नज़र से राजनीति को देखते हैं ये, और लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार इनको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं, और हर तरीके से पूरा पॉलिटिक्स में पूरे सक्रिय रहते हैं। तो आपको इनका जो राजनीति का ज्ञान है वो लगातार मिलता रहेगा। हम लगातार अपने चैनल पे इनको लेके आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे राजनीति के बारे में। तो 4 तारीख को पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। बाकी इन्होंने अपनी निजी राय राठी साहब ने आपके साथ शेयर की है। तो अपने कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव भी देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।